हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ईश्वर सर पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के बारे में बात की थी। समुद्रगुप्त जस्ट आगे वाला पार्ट ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और समुद्रगुप्त के शासनकाल में 5 साल का डिफरेंस आता है। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ से 380 ईस्वी से चालू होता है, जबकि समुद्रगुप्त जो है 375 में ही मर जाता है। तो ये इसका शासनकाल 5 साल बाद क्यों लेट चलता है, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। आप सभी को पता हो तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 375 में। और 375 ईस्वी समुद्रगुप्त का अंतिम होता है दिन। उसी की कड़ी में अगर देखें हम तो 5 साल का डिफरेंस यहाँ पर आता है। इसका शासनकाल 5 साल लेट चलता है। इसका कारण क्या था, तो इस कारण को जानने के लिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इस बात के बारे में उल्लेख मिलता है, कुछ किताबें हैं जो बताती हैं। जैसे एक इतिहासकार हुआ है जिनका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम। एक पुस्तक तो ये बताती है कि वो बात क्या हुआ, 5 साल का क्या लफड़ा है, तो विशाख दत्त की पुस्तक बताती है। दूसरा जो उल्लेख मिलता है वो मिलता हमें बाणभट्ट की रचना, बाणभट्ट की जो रचना है, और बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र से भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बताती है हमें। अब क्या बताती है कि 5 साल का क्या लफड़ा है, तो वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भाई 5 साल का लफड़ा क्या है, तो ध्यान देना दोस्तों। 5 साल का लफड़ा ये है कि समुद्रगुप्त का बेटा जो था उसका नाम था रामगुप्त या रामागुप्त। ऐसा उल्लेख की किताबें बताती हैं कि समुद्रगुप्त का एक बेटा था रामागुप्त या रामगुप्त नाम था उसका, रामागुप्त बोल सकते हैं आप। समुद्रगुप्त के बेटे रामागुप्त शासक बनता है। रामागुप्त उस समय नॉर्मल शासक था, रामगुप्त बोल सकते हैं आप इसको। रामगुप्त जो था एक कमज़ोर शासक था, तो कमज़ोर को हर कोई डराता है। हुआ क्या कि इसके ऊपर आक्रमण करता है, और आक्रमणकर्ता का नाम है रुद्र तृतीय। एक गुजरात का शासक था रुद्र तृतीय, और रुद्र तृतीय जो है इस पर आक्रमण करता है, गुजरात का शासक। और आक्रमण करके इससे सारा का सारा साम्राज्य छुड़ा लेता है। और साम्राज्य छुड़ा लेता है, और साम्राज्य छुड़ाने के बाद ये रुद्रदेव पता नहीं क्या चाहता था। तो ये कहते हैं कि इसकी एक पत्नी थी, रामागुप्त की पत्नी थी रामगुप्त के, और रामगुप्त की जो पत्नी थी उसका नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था, अब कहानी निकल के आती है यहाँ से, बहुत शानदार, ध्यान से सुनना आप लोग। रामगुप्त एक कमजोर शासक है, समुद्रगुप्त का बेटा है। वो 5 साल का क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए 5 साल में क्या होता है कि रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त के बाद शासक बनता है। उसी समय गुजरात का शासक रुद्र तृतीय क्या करता है, इसको, कमजोर शासक था बेचारा रामगुप्त, तो इसको डरा धमकाकर इसके साम्राज्य को छीनने का प्रयास करता है। तब इस रुद्र तृतीय ने देख लिया होगा ध्रुव देवी को, तो ध्रुव देवी को देखकर रुद्र तृतीय पिघल जाता है और बोलता है कि ये बहुत सुंदर है। और वाकई में बहुत सुंदर थी ये ध्रुव देवी। तो कहते हैं कि ध्रुव देवी को देखकर ये बोलता है कि रामगुप्त, कल सुबह का दिन है तेरे पास, और तेरे को एक मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि साम्राज्य बराबर ध्रुव देवी। समझ गए आप लोग। रुद्र तृतीय ने कहा रामगुप्त से, या रामागुप्त से, रामगुप्त अच्छा लग रहा, रामागुप्त कर लो इसको। रामागुप्त से कहा कि देख रामागुप्त, तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो साम्राज्य तू मुझे दे दे, तो ध्रुव देवी को तेरे पास रख, या फिर तू ध्रुव देवी मुझे दे दे और साम्राज्य तुझे दे दूंगा मैं, यानी कि मुझे केवल ध्रुव देवी दे दे तू। तब रामागुप्त ने सोचा, बोले यार मुझे सोचने का टाइम दो, 1 रात मुझे सोचने के लिए चाहिए। रुद्रदेव ने कहा कि भाई तेरे पास 8 बजे तक का टाइम है, सुबह मॉर्निंग में मुझे जवाब दे देना, मॉर्निंग में आ जाऊंगा मैं, और तू मुझे जवाब कंप्लीट रखना। रुद्रदेव ने तृतीय ने कहा कि तू जवाब रखना कंप्लीट। रामगुप्त मन ही मन में विचार करता है, और रामगुप्त रात ही में सोच लेता है कि मुझे तो केवल क्या रखना है, साम्राज्य रखना है, पत्नी तो दूसरी भी बना लूंगा। कहते हैं कि पत्नी को देने के लिए जो है राजी हो जाता है।
तभी उल्लेख मिलता है कि रामगुप्त का एक भाई था जिसका नाम था देवराज, और देवराज का ही एक और नाम था देवश्री। ये उल्लेख मिलता है। याद रखना, देवराज जो था ये रामागुप्त का ही भाई था। और उल्लेख मिलता है कि देवराज क्या करता है, इस बात का पता देवराज को पता चलता है कि भाई ने तो भाभी को देने का प्लान बना लिया, और सुबह भाभी जासी फिर अपन क्या करसी। तो देवराज को पता चला रहा, बोले भाभी तो जाएगी तो हमारा कुल का बहुत बड़ा बदनामी हो जाएगी कुल की। तो देवराज यहाँ पर रात ही रात में क्या प्लान बनाता है, देवराज रात ही रात में अपने भाई रामागुप्त की हत्या करता है, और रामगुप्त की हत्या करके स्वयं अपनी भाभी ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लेता है। अब विवाह कर लिया, ध्रुव देवी को अपनी पत्नी बना लिया, इनकी भाभी के साथ विवाह कर लिया अपने भाई को मारकर। और यही देवराज अब उधर सुबह सुबह मॉर्निंग 8 बजे आने वाला था, कौन, रुद्रदेव। कहते हैं कि अब सुबह 8 बजे के समय रुद्रदेव तृतीय आया, इधर से देवराज तृतीय अपनी सेना लेकर जाएगा, देवराज अपनी सेना लेकर जाएगा, और कहते हैं कि रुद्र तृतीय के पीछा करेगा, रुद्र तृतीय की हत्या कर देता है और गुजरात प्रांत को शकों से मुक्त करा लेता है और गुजरात को अपने अधीन कर लेता है। यही देवराज आगे चल के शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। याद आया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय कोई और नहीं है बल्कि ये देवराज ही है, और देवराज का ही एक और नाम देवश्री भी है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। शासक बनने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। अब इसके बारे में यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये जो 5 साल का डिफरेंस आता है दोस्तों, वो आता है कब, तो ये शासक बनता है देवराज कब, 380 में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है 380 में, जो 412 तक शासक बनेगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये रामागुप्त के चक्कर में 5 साल का लेट लती हो गई थी, तो वो थोड़ा सा मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना। तो अपनी भाभी ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया इसने, और इस प्रकार से आगे कहानी में आपको बताता हूँ। आगे कहानी क्या है तो ध्यान से सुनना आप लोग। इसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, और समस्या क्या थी तो सुनना ध्यान से। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उल्लेख मिलता है कि सारे क्षेत्र को इसने जीत लिया था, पर इसके सामने 2 बड़ी समस्या आ रही थी। पहली समस्या ये थी कि एक तरफ तो थे इधर वाकाटक वंश, जो कि बहुत ही भयंकर टक्कर दे रहे थे इसको, और एक तरफ थे कौन, एक तरफ तो वाकाटक वंश था और दूसरी तरफ थे नागवंश। ये दोनों ही वंश जो है इसको परेशान कर रहे थे, दोनों से ये डर रहा था। और इस डर को खत्म करने के लिए शीघ्र ही ये क्या करता है, ध्यान से सुनना। इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने कूटनीति का प्रयोग किया और नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। कुबेर नागा राजकुमारी के साथ ये विवाह कर लेता है, और विवाह करने के पश्चात इसके एक पुत्री का जन्म हुआ, और पुत्री का नाम रखा इसने प्रभावती गुप्ता। इस पुत्री का नाम क्या रखा इसने, प्रभावती गुप्ता। अब प्रभावती गुप्ता, अब ये एक तरफ का तो इसका काम हो गया, भाई इसके दुश्मनी थी नागवंश से, तो रिश्तेदारी कर ली इसने, शादी कर ली राजकुमारी से, कुबेर नागा से, और एक बच्ची का जन्म भी हो गया जिसका नाम प्रभावती गुप्ता है। अब इसने एक तरफ का तो कर लिया अब मेल जोल, दूसरी तरफ ये वाला वंश और इसको संबंध बनाना है इसको। ये क्या करेगा, वाकाटक वंश का एक शासक हुआ है रुद्रसेन द्वितीय। अब ये क्या करेगा, रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का करवा देगा, क्या, विवाह करवा देगा। इस प्रकार वाकाटक वंश को से भी अपना संबंध बना लेता है और दोनों ही जगह अपना संबंध स्थापित कर लेता है। इस प्रकार से अब इसका पूरी तरह से डर खत्म हो जाता है और जी भर के साम्राज्य का विस्तार करता है। तो ये थोड़ा सा बात याद रखना, उस समय के इस प्रकार से इनके बीच में संबंध बने थे, तो थोड़ा सा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके समय एक तरफ वाकाटक वंश और दूसरी तरफ नागवंश था। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद इसका एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रभावती गुप्ता है। ये वही प्रभावती गुप्ता है जिसका ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ था, और ताम्र अभिलेख से गुप्तों के बारे में जानकारी मिली थी पहली बार। तो गुप्तों की जानकारी ताम्र अभिलेख से मिली, जो कि प्रभावती गुप्ता का ही
ताम्र अभिलेख है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और भी बहुत सारी बातें आती है सामने, क्या क्या आता है ध्यान देना आप लोग। इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की भी 2 राजधानियां हुआ करती थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 राजधानियां थी। एक राजधानी तो जो कि परमानेंट थी इनकी, वो थी पाटलिपुत्र, परंतु इसने एक और राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी मालवा के उज्जैन को। उज्जैन को इसने अपनी राजधानी बनाया और उज्जैन को राजधानी बनाकर उज्जैन में पहली बार इसने एक यहाँ पर व्यवस्था लागू की थी, वो व्यवस्था थी नवरत्न प्रणाली। ध्यान देना, इतिहास में पहली बार, इतिहास में क्या विश्व में पहली बार नवरत्न प्रणाली को लाने वाला एकमात्र शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में नवरत्न प्रणाली लाता है, यानी कि 9 रत्न, यानी कि 9 ऐसे विद्वान लोगों को अपने दरबार में बिठाता है जो हर क्षेत्र में माहिर होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। इसी को देखकर अकबर ने भी आगे चल के नवरत्न प्रणाली लाया था, अकबर भी। तो ये अकबर इसी को देखकर लाया था। तो ये कौन 9 लोग थे, इनके बारे में बात बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कालिदास, महान कवि कालिदास, इनके दरबार में नवरत्न हुआ करता था। दूसरा वराहमिहिर, वराहमिहिर भी इन्हीं के दरबार में नवरत्न हुआ करता था। तो कालिदास, वराहमिहिर, इसके बाद में तीसरा अमर सिंह, अमर सिंह भी इनके दरबार में नवरत्न हुआ करता था, तो अमर सिंह। चौथा, इन्हीं के दरबार में एक आदमी और रहता था जिसका नाम था शंकु, शंकु। पांचवा वेताल भट्ट, वेताल भट्ट। छठा वररुचि, वररुचि। सातवां, यहाँ दिखेगा नहीं, इधर ही लिख देते। सातवां वररुचि के बाद में छपणक, छपणक, और इधर लिख देता हूँ। आठवां जो है वो है आपका वेताल भट्ट हो गया, वररुचि हो गया, छपणक हो गया, घटपरक, घट करपर। 9वां धनवंतरी हो जाएगा। तो देखिए, कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु और वेताल भट्ट, वररुचि और छपणक, घटपरकर और धनवंतरी, इस प्रकार से 9 जो है इसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। फिर आगे ध्यान देना, इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं, ध्यान देना आगे। तो ये थोड़ा सा ये आपको याद रखना है कि पहली बार नवरत्न प्रणाली को लागू करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, याद रखना दोस्तों। फिर इसके बाद में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने पहली बार चांदी के सिक्के भी जारी करवाए थे, और चांदी के जो सिक्के जारी करवाए थे ये पहली बार गुप्त काल में, गुप्त शासन काल में चांदी के सिक्के जारी करवाए थे इसने। और चांदी के सिक्के जारी करवाने के साथ साथ इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि जो चांदी के सिक्के जारी करवाए थे वो किस शैली में करवाए थे, तो याद रखना व्याघ्र शैली उसे कहा जाता था, व्याघ्र शैली या सिंह शैली इसे कहा जाता था। फिर आगे ध्यान देना दोस्तों, चांदी के सिक्के जारी करवाने के साथ साथ जब मैंने आपको बताया था कि इसने रुद्र तृतीय को मारा था, रुद्र तृतीय को मारने के बाद, यानी कि शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद इसने एक और उपाधि धारण की थी जिसका नाम था शकारी। तो शकारी उपाधि धारण की थी इसने शकों को मारने के बाद, ये थोड़ा सा भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसने एक और उपाधि धारण की थी, एक उपाधि और धारण की थी परम भागवत की। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये गुप्त काल का पहला शासक है, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ इसकी एक और उपाधि है गणारी की, तो गणारी की भी एक और उपाधि इसने धारण की थी। तो इस प्रकार से 3-4 उपाधियां हैं इसकी, एक तो विक्रमादित्य की उपाधि है, एक शकारी की उपाधि है, और एक परम भागवत की उपाधि है, और एक गणारी की उपाधि है। इस प्रकार से इसने लगातार 4 उपाधियां धारण की थी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आगे कहानी सुना दोस्तों, आगे क्या होता है। इसको मिटा दूं मैं, चलो मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा आप लोग। देखो, ये परम भागवत, शाकारी और गणारी की उपाधि इसने धारण की थी, और इसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे जिसमें वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, वररुचि, छपणक और घटप्रकर और धनवंतरी, इस प्रकार से 9 इसके दरबार में रहा करते थे। फिर इसके बाद में कुछ और बातें इसके बारे में उल्लेख मिलता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने के समय की बात है, दिल्ली में एक जगह पड़ता है मेहरौली। कौन सी जगह पड़ती है? मेहरौली। और इसी मेहरौली में एक यहाँ पर लोह स्तंभ इस समय का था। कहते हैं कि इस लोह स्तंभ में आज तक कोई जंग नहीं लगी। तो मेहरौली का जो लोह स्तंभ है वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और फाइनली 412 में चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु। ध्यान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था फायान। चीनी यात्री फायान भारत में आया था। चीनी यात्री फायान भारत में आया था। इसी फायान की अगर बात करें हम तो भारत में ये 399 ईस्वी में आया था और लगभग 414 तक ईस्वी तक भारत में रहा था। आया कब? तो 399 में आया। भारत में कब तक रहा? यानी कि कब तक? 414 तक रहा था भारत में। इसी की 2 पुस्तक है, इसने अपनी 2 पुस्तक की रचना की इसने। तो याद रखिएगा इसकी 2 पुस्तक कौन कौन सी है। तो 2 पुस्तक है, एक तो फो क्यों की एक पुस्तक का नाम तो ये है, पहली पुस्तक फो क्यों की है। और दूसरी पुस्तक है इसकी सिलोन। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? सिलोन। इस प्रकार से इसने 2 पुस्तकों की रचना की थी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि फायान जो है ये वही शासक है जिसने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। फायान चीनी यात्री आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया था, इसी के दरबार में आया था। तो 399 ईस्वी में आया था, 414 तक भारत में रहा था। और फो क्यों की नाम की पुस्तक है एक तो, और एक और इसकी है सिलोन करके दूसरी पुस्तक का नाम है। तो इसमें मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बताया था। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।